ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंजूर ख़ान और आप देख रहे हैं लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम हेलो डीडी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम एक लाइव फ़ोन इन इंटरेक्टिव शो है और इसमें आप हमेशा अपनी फ़ोन लाइन के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमानों के साथ बराह रास्त बातचीत करते हैं अपनी फ़ोन लाइन के ज़रिए। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान हैं पांडुरंग पोले, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर। जी नमस्कार नाज़रीन, अगर आप डिविजनल कमिश्नर साहब से कोई बात करना चाहते हो, किसी मामले से मुतल्लिक या कोई सुझाव देना चाहते हो, तो आपके लिए हमारी 2 फ़ोन लाइन्स अवेलेबल हैं जिनके नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन के बॉटम पर आपको कॉल करते हुए मिलेंगे। सर, यू आर वेलकम सर। जी थैंक यू सर, कश्मीर डिवीज़न के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी कोऑर्डिनेशन आपके अंडर है, उनकी कोऑर्डिनेशन आप करते हैं। जी ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि हमारे कश्मीर के जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ये ठीक ठाक चल रहे हैं या समथिंग मोर नीड्स टू बी डन? मैंने जम्मू डिवीज़न में भी काम किया है, रियासी में, उधमपुर में एज डिप्टी कमिश्नर, महाराष्ट्र में भी एज डिप्टी कमिश्नर काम किया है और यहाँ वादी में तकरीबन पिछले 2.5 साल से यहाँ हूँ। यहाँ जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है काफ़ी बेहतरीन तरीके से चलता है जी। डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन फॉर्मल भी रहता है, बहुत सारा इनफॉर्मल भी रहता है। आपका अफसर के साथ, चाहे वो डायरेक्टर्स है, चीफ इंजीनियर्स है, उनके साथ पर्सनल रैपोर्ट कैसा है उस पर भी कोऑर्डिनेशन काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। मैंने पिछले 2.5 साल के अरसा में ये एक्सपीरियंस किया कि यहाँ के अफसर मुलाजिम, चाहे वो लोअर रैंक का है, हायर रैंक का है, काम करता है, उसको रिकग्निशन अगर मिल जाता है उसके काम का तो डेफिनेटली और ज़्यादा काम करता है। कोऑर्डिनेशन के कोई इश्यूज़ नहीं है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोऑर्डिनेशन यहाँ इंटर डिपार्टमेंटल में होता है। चाहे सिविलियन डिपार्टमेंट्स है, पुलिस के डिपार्टमेंट्स है, पैरामिलिट्री है, आर्मी है, इन सब का मिला जुला करके जो इंटर डिपार्टमेंटल रिलेशंस रहता है बहुत बेहतरीन है। अच्छी बात है कि आप सेटिस्फाइड हैं इस सिलसिले में। डेफिनेटली सर, आपके ऑफिस में लोग आपसे मिलने आते हैं जी, मतलब समटाइम्स इन ग्रुप्स या कभी इंडिविजुअली भी आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का रिड्रेसल करने के लिए। क्या कोई ख़ास टाइम या कोई ख़ास दिन मुकर्रर है जिस दिन वो आते हैं या एनी डे इज़ ओपन? बेसिकली उसमें ऑनलाइन ग्रीवेंस का मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने रखा है, तो मैक्सिमम लोग उसी को यूज़ करते हैं। लेकिन देहात से या खास करके जो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं उनको लगता है कि नहीं, हमने खुद एप्लीकेशन लेकर के जाना चाहिए और खुद दरख्वास्त देनी चाहिए, तो वो लोग आते हैं। सुबह नॉर्मली 10 से लेकर के 11 बजे तक मैं इंटरटेन करता हूँ एप्लीकेशंस को, और उसके बाद क्योंकि कोर्ट का टाइम रहता है, रेवेन्यू कोर्ट भी रहता है, कहीं मीटिंग्स भी रहती है, हायर अथॉरिटीज़ की भी मीटिंग आती है, जब भी कभी बीच में टाइम मिल जाता है तो उस समय उनको हेयर करते हैं। लेकिन जो 1 घंटे का टाइमिंग रहता है 10 से 11 का, उसमें नॉर्मली उनको हेयर किया जाता है। सर, हमारे कश्मीर में जो काफ़ी सालों से लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम चल रहा है और उसकी भी आप देख रेख करते हैं, आपकी उसके बारे में आप हमेशा मीटिंग्स वगैरह लेते हैं और आपकी नॉलेज में सब रहता है। कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आज की डेट में कैसी है? मैंने मार्च 2020 में यहाँ का डिविजनल कमिश्नर का चार्ज संभाला। उससे पहले भले ही मैं कश्मीर में कभी रहा नहीं हूँ, लेकिन जो भी पढ़ता था उस हिसाब से लगता था कि यहाँ अक्सर साल के किसी महीने में या एटलीस्ट अल्टरनेट ईयर में काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज रहते थे। स्ट्रीट प्रोटेस्ट, शटडाउन्स, हड़ताल्स और बाकी चीज़ें जो है नॉर्म्स ऑफ रूटीन्स बन गए थे। आपने देखा होगा कि पिछले 2.5 साल में कुछ एक महीने कोविड के चले गए जिसमें लॉकडाउन था, लेकिन नॉन कोविड के डेज में हार्डली कहीं कोई रुकावटें नॉर्मल लाइफ में आई। चाहे सिविलियन को है या एडमिनिस्ट्रेशन है, हार्डली कोई लॉ एंड ऑर्डर का सामना करना पड़ा। कोई भी स्ट्रीट प्रोटेस्ट या जो पहले जो हड़ताल नाम एक नॉर्म बन गया था, वो अब लोग जो है भूल चुके हैं, उससे ऊब चुके थे। इवन बाहर से जो हमारा दुश्मन पड़ोसी है वो प्रयास करता है किसी वक्त पर हड़ताल कराने के लिए, उकसाने का, लेकिन लोग जो है अब उसको सपोर्ट नहीं देते हैं, उससे जो है वो निजात पाना चाहते हैं। टूरिज़्म जो है काफ़ी बढ़ रहा है, जिससे चलते आमदनी बढ़ गई है। लोग चाहते हैं कि ये जो हालात है अमन के, पीस के, तरक्की के, वो बरकरार रहे, और उसी के चलते जो है लोग भी ऐसे अनासर तत्वों को सपोर्ट नहीं करते आजकल। सर, आपकी मतलब जो जहाँ तक आपकी एरिया ऑफ एक्टिविटी का ताल्लुक है, क्या आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो कश्मीर डिवीज़न के हैं
उनका इंस्पेक्शन भी करते हैं आप जी या समटाइम्स यू कॉल देम टू योर चैम्बर, आप अपने ऑफिस में उनकी मीटिंग्स लेते हैं, उसके बाद डिफरेंट इश्यूज़ पे बात होती है, जी तो कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं। अब उन डिसीजंस की इम्प्लीमेंटेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, उसका फॉलो अप मैकेनिज्म क्या है वो जानना चाहेंगे। क्या वो रियली होता है इम्प्लीमेंट ऑन द ग्राउंड या नहीं, मीटिंग तक ही मैं महदूद बताता रहता है? हूँ। जो डिसीजंस रहते हैं उसमें बहुत सारे मीटिंग्स के फॉर्म में लिए जाते हैं। कहीं कोई प्रिपरेशंस है, कोई वीआईपी मूवमेंट है, कोई त्यौहार आने वाला है, जी जैसे कोई विंटर की प्रिपेयर्डनेस है, उनके बाकायदा मिनट्स निकलते हैं और उसका रिव्यू भी नेक्स्ट मीटिंग में हो जाता है। कोई इंडिविजुअल्स मसाइल्स अगर है तो नॉर्मली वो इंडिविजुअल्स मसाइल्स हम उनके जो दरख्वास्त है एप्लीकेशन से उसी पर डायरेक्शंस इश्यू करते हैं। उन डायरेक्शंस को कंसर्न अथॉरिटी के पास जो एप्लीकेंट है वो लेकर के जाता है और उस पर इजाला करने का प्रयास करता है। अगर वो इजाला नहीं होता है तो फिर से आ जाता है। दिन में कम से कम 2-3 बार मैं कंसर्न अथॉरिटीज़ को फ़ोन भी करता हूँ। बहुत बार ये रहता है कि काम की व्यस्तता के चलते या किसी कारण उनके अगर पर्सनल अटेंशन में इम्पोर्टेंट मसला नहीं आया तो हो सकता है वो उस पर अमलीजामा नहीं पहना हो। मेरा प्रयास रहता है कि उनको पहले बताएं, और अगर जरूरी लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लेने का तो उसमें भी जो है कहीं हिचकिचाहट नहीं करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेने के लिए, चाहे एक्सप्लेनेशन से, शो कॉज है या सस्पेंशन से, वो भी किए जाते हैं। लेकिन नॉर्मली जैसे मैंने कहा कि सीनियर ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिव तरीके से यहाँ बिहेव करते हैं। हार्डली कहीं कोई डिले हो सकता है लेकिन टोटली निगलेक्ट किया करे ऐसा नहीं होता है जी। ओवरऑल जो सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो लगता है कि बेटर है। उसी के चलते मेरे दफ्तर में आम आदमियों की जो आवाजाही है काफ़ी बड़े पैमाने पर है। मुझे ही बहुत बार खेद लगता है कि मैं सबको अटेंड नहीं कर पाता, उतना सबको टाइम जो है सफिशिएंट टाइम नहीं दे पाता। जी सर, पिछले कुछ 20-25 दिनों से हमने श्रीनगर की सड़कों पे ट्रैफिक जैम देखा है। उससे पहले कुछ एक्सपीरियंस ये था, मेरा पर्सनल भी, आपका भी एक्सपीरियंस होगा कि डीकंजेस्टेड रोड्स हुआ करते थे, अभी फिर से ये ट्रैफिक जैम्स होने लगे हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। बेसिकली इसकी वजह जो है 2-3 है। मेन वजह यह है कि आपने भी स्टैटिक्स में पढ़ा होगा, श्रीनगर में सबसे ज़्यादा व्हीकुलर डेंसिटी है। जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा, इवन कंट्री की भी बात करें तो फर्स्ट 5 सिटीज़ में श्रीनगर आता है जहाँ सबसे ज़्यादा व्हीकुलर डेंसिटीज़ है। और मैक्सिमम व्हीकल्स हमारे 4 व्हीलर्स हैं जी। 2 व्हीलर्स अगर रहते तो क्या उसको टाइम स्पेस कम रखता जी, है बिल्कुल, और जल्दी वो निकल जाता है। लेकिन 4 व्हीलर्स को टाइम लग जाता है। मौसम ही यहाँ ऐसा रहता है, ठंड के दिनों में आप 2 व्हीलर्स पर हार्डली चल पाते। तो उन व्हीकुलर डेंसिटीज़ के चलते जो हमारे रोड्स है उसकी स्पेस कम पड़ जाती है। जी। ट्रैफिक डिपार्टमेंट प्रयास कर रहा है कि जगह जगह पर पार्किंग क्रिएट करे। अभी रिसेंटली 4-5 मंथ्स में हमने जो मेन हमारा कमर्शियल एरिया है लाल चौक का, और इस एरिया में 2-3 पार्किंग स्लॉट्स फंक्शनल की है, जिसमें तकरीबन 1000 के करीब गाड़ियाँ छोटी आती बड़ी हैं। गाड़ियाँ जो है एडिशनली वहाँ पार्क होने लगी है। जो रोड्स है, रोड्स को हम वाइडन करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी स्मार्ट सिटी के तहत जो हमारे मेन रोड्स है उनका काम लगाया हुआ है, पोलो व्यू रोड का भी काम लगा हुआ है, और जो हमारा मेन एमए रोड है उसका भी वाइडनिंग का काम लगा हुआ है। जो इंटीरियर्स के जो रोड्स है जिसको म्यूनसिपैलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया है 1-1.5 साल पहले, म्यूनसिपैलिटीज़ भी उनको ठीक कर रही है। खास करके उनकी जो मरम्मत है, ब्लैक टॉपिंग है, वो अच्छी तरीके से कर रही है। पिछले साल मेरे पूरे डिवीज़न की अगर बात करूँ तो 8000 किलोमीटर के करीब रोड ब्लैक टॉप्ड किए थे। इस साल जो है हम उसको भी क्रॉस कर रहे हैं। 8000 किलोमीटर से ज़्यादा के रोड जो है पूरे टोटल लेंथ में हम ब्लैक टॉप कर रहे हैं। तो सड़कों में जो पॉट होल्स थे वो अब नहीं रहेंगे? ऑलमोस्ट कुछ एक एरियाज में डेफिनेटली रहेंगे। अगर आप ऐसे कहेंगे कि नहीं होंगे, मैं कहीं भी किसी भी रोड पर पॉट होल्स नहीं रहेगा, वो मेरा क्लेम करना सही नहीं रहेगा। लेकिन जो आम रोड्स है, मेन रोड्स है, मेन आर्टरीज है, मेजर रोड से, चाहे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कनेक्ट करते हैं, तहसील हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट करते हैं, वो पॉट होल्स फ्री है। सर एक स्मार्ट सिटी के तहत कुछ वाइडनिंग तो होती है कुछ सड़कों पे, कुछ कई फुटपाथ्स भी रिमूव कर दिए गए, तो वाइडनिंग तो हो रही है। कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स हैं सर जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि ये स्मार्ट सिटी के अंदर ये प्रोजेक्ट्स हैं? जी, बेसिकली क्या हुआ है कि स्मार्ट सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो लागू किया 2017 में, लेकिन हमारे यहाँ इनिशियली उसको फंक्शनल करने में थोड़ा सा टाइम लग गया।
उनका एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर कंसल्टेंसी सर्विसेज है, बाकी जो चीज़ें हैं वो पुट इन प्लेस करते करते 2019-20 आया था। अभी जो है सभी जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे इक्विटी के मोड पर है, सभी के सभी टेंडर्ड है और सभी का काम लगा है। कुछ एक अगर इम्पोर्टेंट की बात करूँ तो आपको HMT में हमने एक ICCC फंक्शनल किया है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जिसने जो यात्रा के दिन थे और जो बाकी दिन है उसमें कोऑर्डिनेशन का काम अच्छी तरीके से किया है। दूसरा जो रिवर झेलम है, रिवर झेलम का ब्यूटिफिकेशन का काम जो है वो शुरू हुआ है। काम आपको दोनों साइड दिखता होगा, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट की साइड भी लगा हुआ है, उसके अपोजिट साइड भी लगा है। जो यमे रोड है, यमे रोड का काम लगा है, पोलो व्यूज का काम लगा हुआ है। जो बटमालू से जो मोमिनाबाद सड़क जाती है उसका भी काम शुरू हो गया है। आवाजाही के चलते जो है उतना काम में प्रगति नहीं हुई है, उतनी स्पीड नहीं पकड़ी है। बहुत सारी रिलीजियस प्लेसेस है जिनका काम मुकम्मल होने जा रहा है, किसी का मुकम्मल हो भी गया है। जैसे हमारा चर्च था, एमए रोड पर एक चर्च आता है, काफ़ी प्राचीन बिल्डिंग है, ओल्ड स्ट्रक्चर आता है, हेरिटेज स्ट्रक्चर आता है। एक रिवर के किनारे रघुनाथ टेम्पल है, उसका भी काम मुकम्मल हो गया है। जो हमारी जियारतें हैं उनका भी काम हमने मुकम्मल किया है स्मार्ट सिटी के तहत। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं छोटे बड़े। आपको मेन जो VMDs दिखते हैं, विजुअल मैसेजिंग डिस्प्लेज यूनिट जो दिखते हैं, जो जिस पर एडवर्टाइजमेंट आती है, गवर्नमेंट की साइड से जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो उस पर डिस्प्ले होता है। कोविड के दिनों में काफ़ी उसका यूज़ आया है जी। ये सब बेसिकली स्मार्ट सिटी के तहत ही हो रहा है। इवन फायर ब्रिगेड का अपग्रेडेशन जो हुआ है वो स्मार्ट सिटी के फंड से ही हुआ है। अच्छा। बहुत सारे नए व्हीकल्स हमने फायर ब्रिगेड को दिए हैं, इंक्लूडिंग उनको जो उनके जो एम्प्लॉयज है उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी व्हीकल दिए हैं। पहली बार हमने वाटर फायर ब्रिगेड जो है अवेलेबल करवाई है। नगीन में 2 वाटर बेस्ड जो है फायर बोट्स वहाँ डिप्लॉय की है और दल में भी 2 डिप्लॉय की है। हाँ, कहीं हाउस बोट्स वगैरह जो है कहीं अगर आग पकड़ती है तो जल्दी जल्दी उसको। पिछले सालों में कोई इस तरह के एक्सीडेंट्स हुए थे? जी 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 सर, इस वक्त कश्मीर में ऑटम चल रहा है जी, दैट मीन्स कि विंटर इज नॉट फार आने वाला है बिल्कुल आने वाला है। तो हमारी जो ये रूटीन रही है एडमिनिस्ट्रेशन के पिछले सालों में, बहुत कई डिकेड से कि फार फ्लंग एरियाज में डंपिंग होती है एसेंशियल स्टॉक्स की, चाहे पेट्रोल हो, केरोसिन हो या फूड स्टफ्स हो। उस सिलसिले में आपने कुछ शुरुआत की है? जी, शुरुआत की है। आज ही यहाँ आने के पहले ही मैंने मीटिंग ली है। कल इस पर एक ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी एक मीटिंग लेने जा रहे हैं। हर साल विंटर के पहले नॉर्मली अक्टूबर के 1st या 2nd वीक में प्रिपरेटरी मीटिंग लेते हैं। उसमें बहुत सारे इश्यूज डिस्कस होते हैं, डिपार्टमेंट की प्रिपरेशंस जानी जाती है, कहीं कोई उनकी डिफ़िकल्टीज़ है, फंड्स की है, मैन पावर की है, इक्विपमेंट की है, वो देखते हैं और उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आज जो मैंने मीटिंग में जो जायज़ा लिया प्रिपेयर्डनेस का, उसके तहत फर्स्ट मैं रोड की बात करूँ। रोड में जो है PWD के पास 16,000 किलोमीटर के करीब रोड आते हैं लेंथ के रोड। उनमें जो आउटसोर्सिंग तरीके से वो स्नो क्लियर करते हैं, सभी के टेंडर लग गए हैं। अक्टूबर एंडिंग के पहले वो वर्क ऑर्डर प्लेस कर देंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो बड़े पैमाने पर मेजर रोड्स को क्लियर करता है, उसको अपनी मशीनरी है, तकरीबन 250 के करीब उनकी मशीनरी है। इस साल भी कुछ उसमें हमने इजाफा किया है। उनके पास मैन पावर की दिक्कत है, तो रिटायर्ड स्टाफ जो है उन्होंने हायरिंग के लिए टेंडर निकाल दिया है, वो भी 10-15 दिनों में पुट इन प्लेस हो जाएगा। गुरेज, करना, केरन, मिचेल जैसे जो बॉर्डर पॉकेट्स कट ऑफ रहते हैं, पासेस के थ्रू उनकी मूवमेंट रहती है, तो वहाँ स्नोफॉल ज़्यादा होता है। नॉर्मली 4 या 5 डंपिंग करते हैं, चाहे राशन की है, केरोसिन की है, दूसरे प्रोडक्ट की है, मेडिकल दवाइयों की है, वो सब वहाँ डंपिंग जो है शुरू हो गई है जी। इनके अलावा भी तकरीबन 620 के करीब हमारे हाई रीचेस के गांव आते हैं। जैसे बड़गाम की बात करी तो जो ये आता है, अरिजाल आता है, सितारन आता है, द्रंग आता है, ऐसे ही जो बंगस के साइड वाले गांव आते हैं, सोगाम में ऊपर वाले एरियाज आते हैं। सोनमर्ग की बात करूँ जो वांगत साइड वाला एरिया आता है, पुलवामा का त्राल या अरिपल वाला जो एरिया आता है, ऐसे 620 के करीब गांव आते हैं जहां हम 3 से 4 महीने की विंटर डंपिंग करते हैं। वो भी हमने शुरू कर दी है और 15-20 दिन में वो विंटर डंपिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। इनके अलावा जो पावर
का अवेलेबिलिटी है, जो मेन चीज़ ज़रूरत रहती है विंटर के दिनों में हीटिंग और बाकी पर्पसेस के लिए लोग पावर की काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है, उसमें भी जो ब्रांच प्रूनिंग करते हैं जिससे कि कहीं अगर स्नोफॉल हो जाता है और वो ब्रांचेस टूटने से बिजली के वायर और तो पोल उसके जो है में गिरने के प्रूनिंग चांसेस वगैरह रहते होती हैं। होगी। वो तकरीबन 70% हमने प्रूनिंग कंप्लीट कर दी है, 30% जो बची है ये 1-2 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगी। इस साल जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस आया है तकरीबन 80% प्रोड्यूस जो है हार्वेस्ट हो गया है, एप्पल का खास करके, बाकी दूसरा तो सब निकल गया है, और 20% जो है 1-2 हफ्ते में वो भी हार्वेस्ट हो चुका होगा, ताकि स्नोफॉल के अगर कहीं अगर हो जाता है, अर्ली स्नोफॉल भी कभी कभार होता है, उससे भी हमारे हॉर्टिकल्चर को, एग्रीकल्चर को डैमेजेस ना हो या कम से कम सर वो है वो कॉलर ऑनलाइन कर रहे हैं। कॉल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुझे साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल है सर से, आनस जहाँ पे इनका ऑफिस लोकेट है डीसी ऑफिस के पास, डीसी ऑफिस टंकीपोरा में। जी हेलो जी जी जी, सुन रहे हैं आपकी बात। वहाँ पे इतनी पार्किंग की प्रॉब्लम है कि मैं रेजिडेंट ऑफ टंकीपोरा हूँ, मैं टंकीपोरा में रहता हूँ। आप ही के एरिया में है ना ये सर? डिलकॉम वहाँ पे ऑफिस? पार्किंग की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं फोन पे बयान नहीं कर सकता हूँ। हजारों गाड़ियां बीच सड़क पे खड़ी होती है, क्योंकि कभी ना खुदा न करे कभी ऐसा हादसा हो कि हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाए। सर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पार्किंग इसका मसला देख लीजिए, इसका हल निकाल लीजिए। वो आपकी सर बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप इसको देख लीजिए, क्योंकि सर रोज आते जाते हैं वहीं से, ये खुद भी देखते होंगे कि हमारा कितना बड़ा मसला है यहाँ पे पार्किंग का। यही मेरा सवाल है सर से, आप आगे तक पहुंचाइए। आपने अच्छा सुझाव किया है। टंकीपुरा का जो रोड आगे जाता है मेरे ऑफिस से आगे, उस पर मेरे ऑफिस के नजदीक तो उसकी विड्थ सफिशिएंट है, लेकिन आगे जाकर के थोड़ी नैरो हो जाती है कबाकदल साइड जब जाते हैं। हाँ, तो वहाँ के जो 2-3 स्ट्रक्चर्स है उनको HLC में अप्रूव कर दिया है, उनको रिहेबिलिट कर दिया है। हो सकता है विंटर या विंटर के बाद वो खाली हो। दूसरा जो एक जो पूल आती है, जो छोटी वाटर चैनल है जो जिसके पर ब्रिज का काम लगा हुआ है, उसके अपोजिट ओल्ड सेक्रेटरिएट का प्रेमाइसेस आता है जी। ओल्ड सेक्रेटरिएट के प्रेमाइसेस में 2-3 कनाल एरिया हमने लिया है, तो उस जो वाटर चैनल है छोटा, उस पर ब्रिज डालेंगे जो पिछले साल अदरवाइज वहाँ अवेलेबल था, जो हमने निकाल दिया है। और जितने भी विजिटर्स आएंगे हमारे ऑफिस में, वो उस साइड ओल्ड सेक्रेटरिएट साइड में पार्क करेंगे अपना व्हीकल और उस ब्रिज से अंदर आएंगे। हो सकता है ये मार्च तक जो है हम फंक्शनल करेंगे, अगले साल में जो है आपको वो डिफिकल्टीज नहीं रहेगी। चलिए अच्छी बात है, इनकी कुछ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सर ये जो विंटर डंपिंग की बात हम कर रहे थे कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, कभी एमरजेंसीज होती है जी, उस सिलसिले में कई बार हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी, कि इस तरह का कोई प्रावधान हो रहा है? यस, उसमें मरकजी सरकार MHA की साइड से एक हेलीकॉप्टर आता है, कश्मीर डिवीज़न के लिए एक देते हैं और जम्मू डिवीज़न के लिए एक देते हैं। जो हमारे कट ऑफ एरियाज़ है, जैसे गुरेज है, तुलेल है, बख्तौर है, करना, केरन, मिचेल, जहाँ व्हीकुलर ट्रैफिक जो है 3-4 महीने बंद रहती है, उस एरिया में हमारे हेलीपैड है। पिछले साल भी जो है तकरीबन दोनों डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करूँ, बांदीपुरा और कुपवारा की, तो मोर देन 60,000 के करीब जो है लोग हमने दोनों साइड से उनको ट्रांसपोर्ट करवाया, एयरलिफ्ट करवाए थे, जो काफ़ी रीजनेबल रेट पर रहता है, सब्सिडाइज्ड हेलीकॉप्टर सर्विस रहती है। तो इस साल भी जो है उसका टेंडर निकल गया है, 15 नवंबर के पहले जो है वो इन प्लेस हो जाएगी। जैसे सर्विसेज पिछली बार भी मिली थी, पिछली बार बहुत अच्छी सर्विस मिली थी। एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर ऑपरेटर आर्यन नाम से है, उन्होंने सर्विस दी थी, लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा उसके साथ। इस साल भी जो है इन कट ऑफ एरियाज़ को सर्विस जो है 15 नवंबर तक शुरू कर देंगे। सर ये भी सुनने में आ रहा है कि सर्दियों में शायद ये जो गगनगिर से सोनमर्ग तक टनल बन रही थी, जी, जीमो टनल शायद उसको कह रहे हैं, या एस्केप टनल भी कहते हैं, जी जी, तो क्या वो तकरीबन इस बार होगी? क्योंकि लास्ट ईयर कह रहे थे कि अब की बार शायद खुलेगी, लेकिन नहीं खुली पिछले साल। जी नहीं, पिछली बार जो है हमने इरादा तो रखा था, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो पाया। लेकिन कुदरत ने साथ दी, कुदरत ने ऐसी साथ दी कि ऑलमोस्ट अराउंड द ईयर जो है, जो झड़मोड़ एग्जिस्टिंग जो रोड है हमारा, वो हम क्लियर कर पाते थे।
तो पहली बार सोनमर्ग में विंटर में टूरिस्ट गए थे जी। इस साल जो है, जो पिछले साल की जो हमें सीख मिली, जो डिफिकल्टीज सामने आई, उसको हम दूर करते हुए इस साल बेहतरीन एक्सपीरियंस टूरिस्ट को देने जा रहे हैं। जो टनल है जड़मोट टनल, उसमें दो बेसिकली टनल आते हैं, 2 ट्यूब आते हैं। एक आता है मेन ट्यूब, दूसरी आती है छोटी ट्यूब जिसको हम एस्केप टनल कहते हैं। जी। कभी इमरजेंसी के तौर पर इसको यूज किया जाता है। तो एस्केप टनल जो है हम इस साल थ्रू कर देंगे। सुबह मान लीजिए 11 बजे से शाम के 3 बजे तक जो है उससे थ्रू यातायात रहेगी। कोई भी किसी को भी अगर जाना है तो सोनमर्ग को 11 बजे गगनगिर तक पहुंचे, उसके बाद उसको टनल के थ्रू अवेलेबल करा देंगे और 3 बजे के पहले पहले वो वापस आ जाए। अगर किसको रुकना है तो फिर नेक्स्ट दिन आ सकता है। तो इस साल जो है हमने सोनमर्ग विंटर डेस्टिनेशंस के तौर पर फुल्ली तरीके से फंक्शनल करने जा रहे हैं। सर कोई डिफिकल्टी सर एक और चीज़ है, उसको विंटर डेस्टिनेशन में कन्वर्ट करने के लिए अब की बार से जी, पिछले साल का ये तजुर्बा है। जो होटलियर्स वहाँ हैं, अब सर्दी वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि होटलियर्स अपनी जो खिड़कियाँ हैं उन पर वुडन बोर्ड्स चिपकाते हैं। अब किसी होटलियर से मैंने पूछा लास्ट ईयर का आपका तजुर्बा क्या है, उन्होंने कहा हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ थी पानी की। जितने भी वाटर सोर्सेज वहाँ हैं वो फ्रीज हो जाते हैं। हम पानी कैसे देंगे टूरिस्ट को अगर वो रुकना चाहे तो? नहीं, मैंने बेसिकली लास्ट हफ्ते में ही इसका रिव्यू लिया है। मैं एग्जैक्ट आपको स्टैटिस्टिक के तौर पर बताता हूँ। अभी जो हमारी जो स्कीम है वो 25,000 गैलन कैपेसिटी की है। नई जो स्कीम जो नवंबर 15 के पहले पहले फंक्शनल होने जा रही, काम ऑलमोस्ट उसका मोर देन 80% हो गया है। 20% जो वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट का एरिया है वहाँ बका है, वो 15 नवंबर तक हम मुकम्मल कर देंगे। तो 75,000 गैलन उसमें बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर के 1 लाख गैलन की जो स्टोरेज कैपेसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन की कैपेसिटी हमारी वहाँ सोनमर्ग में रहने जा रही है। इस साल कहीं भी किसी भी तरीके से डिफिकल्टीज नहीं आएगी। उसके अलावा 2 बोरवेल्स ड्रिल करके दिए हमारे जोजिला टनल की जो कंपनी है मेगा, उन्होंने, और वो 2 बोरवेल्स पुलिस स्टेशन के नज़दीक हमने डाले हुए हैं। उस पर भी मोटर लगाई हुई है। 2 वाटर टैंकर हम वहाँ रखेंगे। कहीं भी कोई तरीके से डिफिकल्टीज वाटर की इस साल नहीं आएगी। थजवास तक एक्सेस होगी उनको? थजवास तो जाना मुश्किल जाता है क्योंकि थजवास में विंटर में काफ़ी स्नोफॉल रहता है जी। लेकिन जो सोनमर्ग का बाउल जो है जिसमें भी खुद 8-10 फीट तक स्नोफॉल रहता है जी। वहाँ हम जो है जो स्की लिफ्ट है उसको फंक्शनल कर दिया है। तो स्कीइंग करने वाले लोग जो है बच्चे वहाँ डेफिनेटली जा कर के एंजॉय कर सकेंगे। सर पिछले कई सालों का तजुर्बा ये हुआ है हमारे यहाँ लोगों को, और जनरली इस पर बात होती रहती है कि जो फंड्स की अलॉटमेंट होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, एट द एंड ऑफ द ईयर जनरली ये कहा जाता है कि फंड स्लैब्स होते हैं, वो खर्च नहीं होते। तो उसका नतीजा फिर होता है अगले साल के फंड्स पे कि उतने कम हो जाते हैं। तो ये फंड स्लैब्स ना हों या डाइवर्ट ना हो, डाइवर्शन का भी कुछ सुनने में आया था। तो इस सिलसिले में क्या चेक एंड बैलेंस है कुछ? जब से पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं उसके बाद आपको फंड स्लैब्स होने का जो परसेंटेज पहले होता था वो काफ़ी कम हो गया है। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कह सकते हैं, क्योंकि काम जो आइडेंटिफाई करते हैं गांव के पंच सरपंच बीडीसी या डीडीसी मेंबर्स करते हैं, वो पब्लिक में से आए रहते हैं तो उनको पता रहता है कौन कौन सी डिफ़िकल्टी है। एडवांस में उनके पास लिस्ट रहती है और बहुत सारी चीज़ों के वो एस्टिमेट्स भी बना करके रेडी रहते हैं। अप्रैल में जैसे ही बजट अप्रूव हो जाता है, जो भी लेजिस्लेचर है, अभी लेजिस्लेचर नहीं है तो यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव करती है, कन्वे हो जाता है। मई के फर्स्ट वीक में हमारी पंचायत राज की जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है, चाहे अर्बन के हैं रूरल के हैं, अपना प्लान डिप्टी कमिश्नर के पास सादर करते हैं, सबमिट करते हैं। जून से जो है उस पर अमली जामा होना शुरू हो जाता है। नॉर्मली जो है वादी में, क्योंकि सीमेंट का काम या टार का काम जो है नवंबर तक होता है, नवंबर एंड तक ज़्यादा जी। तो तब तक जो है मैक्सिमम काम वो मुकम्मल करते हैं। इंटीरियर वगैरह कहीं अगर बिल्डिंग वगैरह है तो इंटीरियर का काम विंटर में भी चलता रहता है। जो आपने कहा कि फंड्स लैप्स होने की बात जो है वो अभी ऑलमोस्ट जो है निग्लिजिबल कह सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि आपको अनफोर्सिंग की चीज़ हुई रहती है जिससे चलते आप वो खर्च नहीं कर पाते। जैसे टेंडर निकाल दिया लेकिन आपको 1-2 बार कोई टेंडर भरने के लिए ही नहीं आता है तो आपका उसी में टाइम हो जाता है। यह कहीं टेंडरर आ गया लेकिन उसको मोबिलाइजेशन के लिए कहीं टाइम लग जाता है कि मैन पावर, टेक्निकल मैन पावर कहीं अगर लग जाता है, वो कहीं अगर बाहर से आना है तो फिर मुश्किल जाता है।
उन चीज़ों के चलते जो है कहीं कहीं फंड्स पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं होते हैं। जो आपने दूसरी बात की फंड डाइवर्शन की, फंड डाइवर्शन अनऑथराइज तरीके से नहीं होता है। अच्छा, फंड डाइवर्शन भी उसी प्रोजेक्ट्स पर हो सकता है जो चल रहा है, अप्रूव्ड है, और जिसमें आप फंड दे देंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही उसको बेसिकली अप्रोप्रिएशन एंड री अप्रोप्रिएशन बोलते हैं। तो इट इज़ लॉफुल तरीकाकार है, और लॉफुल अथॉरिटी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वही उसको अप्रूव करा देती है, ताकि फंड्स कम से कम लैप्स हो। उसका मकसद यही रहता है कि किसी काम पर अगर अपने अगले साल भी रखा है, लेकिन इसी साल हम पैसे दे देंगे तो मुकम्मल हो सकता है, तो जिसका पैसा खर्च नहीं हो रहा है उसका इस पर देते हैं ताकि वो मुकम्मल हो सकता है। सर आप रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के भी इंचार्ज हैं, सारा रेवेन्यू का काम कश्मीर डिवीजन का आपकी देख रेख में होता है। अभी रिसेंटली सुना गया है कुछ लैंड पासबुक्स इशू होने वाले हैं। अभी लैंड पासबुक्स, इसका फ़ायदा क्या है, किन को मिलेगा, किन के लिए ज़रूरी है, क्या जो घरों में रहते हैं उनके लिए भी है? ये कुछ लोगों में इस तरह के कुछ कन्फ्यूजन है, हम चाहेंगे कि अगर ये दूर हो जाए। जरूर, बिल्कुल। मैं बेसिकली लैंड पासबुक को बैंक पासबुक से इक्वेट करूंगा। बैंक पासबुक कैसे हम जपा करके रखते हैं जी, रखते हैं ना जी जी, तो उसकी जो एंट्रीज है हम हर बार देखते हैं कि क्रेडिट में कितना लिखा है, डेबिट में कितना लिखा है, बिल्कुल, बिल्कुल। सच में डेबिट उतना ही किया है जितना का हमने विड्रॉल किया है। तो वैसा ही लैंड पासबुक का इंपॉर्टेंस है। ये होना नहीं चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि बहुत बार लोगों को ये बहुत बुरा एक्सपीरियंस भी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से आता है। कहीं अनपढ़ होने के चलते किसी की जो ओरल गिफ्ट डीड करा करके ज़मीन जो है एक की दूसरे के नाम पर चढ़ाए हुए इंस्टांसेस भी मिलते हैं आपको। कहीं किसी की गिरदावरी एंट्री रहती है वो खारिज की जाती है, दूसरी की लग जाती है। वो होना नहीं चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ ये होती रहती थी। उससे चलते लोगों को लैंड रिलेटेड डिफ़िकल्टीज़ काफ़ी सामने फेस करनी पड़ती है, जिसके चलते लैंड लिटिगेशंस भी काफ़ी बड़े पैमाने पर चलता है जी। उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए लैंड पासबुक एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसको डिजिटली साइंड है। वो एक आप कोर्ट में भी आप पेश कर सकते हैं, वो वैलिड डॉक्यूमेंट है, भले उस पर तहसीलदार के पटवारी के साइन नहीं, लेकिन डिजिटली साइंड डॉक्यूमेंट है। उस पर जो एंट्रीज है वो गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दे करके कहा है कि ये आपका खसरा नंबर है, ये इतनी तादादी है, ये आपका फसल लगा, ये बाकी डिटेल्स है। सर अगर उसमें सेल परचेज हो गया नहीं तो उस पर एंट्री कैसे होगी? वो नेक्स्ट साल में, हर साल में आप अपडेट करा सकते हैं। जैसे हम बैंक का पासबुक है जी, आप मान लीजिए क्रेडिट होता है, डेबिट होता है, तो उसके बाद एंट्रीज कराते हैं उस पर, वैसे आप नेक्स्ट साल में जो उसको एंट्रीज करा दीजिए, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डेट को एंट्री हुई है। पासबुक जो है, पासबुक ये इस नहीं कि मतलब आज मैंने इशू कर दिया वो 10 साल के लिए कंटिन्यू रहेगा। जी। आज के डेट को आपके खेवट में, खाते में, खसरा नंबर में इतनी लैंड आपके नाम पर थी, इसका ये प्रमाण है, इसका ये सर्टिफिकेट है। जी। अगर चेंज हो जाता है तो नेक्स्ट साल आप चेंज करवा लीजिए, उसमें अपडेट करा लीजिए। अच्छी बात यह है कि लैंड पासबुक तीनों लैंग्वेजेस में है, उर्दू में भी है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। आजकल का नौजवान जो है बहुत सारा हो सकता है पटवारी को उर्दू नहीं जानता है जी, क्योंकि उर्दू तो जानता है, उर्दू तो पढ़ता है, लेकिन पटवारी जो जिस हिसाब से लिखते हैं, ज़बान ऑलमोस्ट बड़ी डिफिकल्ट, तो उस चीज से भी उससे निजात मिलने में आसानी हो जाएगी। जी जी जी। लोगों को जो समझने वाली लैंग्वेज है उसमें वो पासबुक रहेगा तो उनको एक कॉन्फिडेंस रहेगा। सर किन के पास होगा, जमींदारों के पास या आम लोगों के जिनके घर हैं उनके पास भी? बेसिकली जमीन जो है दो हिस्सों में बांटी जाती है, एक तो आबादी लैंड, दूसरी खेती वाली लैंड। जी। आबादी वाली लैंड जो रहती है उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपकी एंट्री नहीं रहती है। आपका पोजीशन जो है, पोजीशन ही ओनरशिप माना जाता है, जितने ज़मीन पर आपका पोजीशन है उतनी ज़मीन आपकी ओन करते हैं। लेकिन जो खेती बाड़ी की ज़मीन आती है जो आबादी के बाहर वाली रहती है, वहाँ रिकॉर्ड के हिसाब से आपकी ओनरशिप रहती है। भले ही आपके रिकॉर्ड पर लिखा है 8 मरले और आपके कब्जे में अगर 12 मरले है तो आप 12 मरले के ओनर नहीं बनते, आप 8 मरले के ओनर बनते हैं। सेम अगर मान लीजिए आपके रिकॉर्ड में 2 कनाल लिखे हैं और आपके कब्जे में एक ही कनाल है, तो एक कनाल जो है आपके पड़ोसियों ने किसी ने तो एनक्रोच किया है, वो आपको डिमार्केशन करने के बाद मिल सकता है। तो जो खेती बाड़ी की ज़मीन है उस ज़मीनों के लिए ये पासबुक रखे हैं। जो आबादी की ज़मीन है उसके लिए एक दूसरा मैकेनिज्म डेवलप किया है, उसको बोलते हैं स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम के तहत ये है कि से सपोजली आपका आबादी एरिया में एक ज़मीन आती है, आपको उस पर घर बनाना है, बैंक में उस लैंड को गिरवी रखना है, मॉर्गेज करना है, तो आपके पास कोई रेवेन्यू डॉक्यूमेंट नहीं रहता है,
जिसके बेसिस पर बैंक वाला सेटिस्फाई हो गए कि इसके पास ये हाँ, ज़मीन इसके है। पास ये ज़मीन है। तो उसको दूर करने के लिए, ये जो डिफिशिएंसी है उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्वामित्व नाम की स्कीम लाई है, जिसके तहत हम आबादी एरिया का ड्रोन सर्वे करेंगे। ड्रोन सर्वे करके जिसके पास जितनी ज़मीन है उसका मेजरमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा और उसका एक डॉक्यूमेंट उसको इश्यू हो जाएगा। उसकी भी वैलिडिटी उतनी ही रहेगी जितनी लैंड पासबुक की है, लेकिन वो सेपरेट रहेगा। वो उसका मेन पर्पज रहेगा कि आपको कहीं लोन अवेल करना है, कोई गवर्नमेंट की सब्सिडी अवेल करनी है, से मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एप्लीकेशन देना है, लेकिन आपके पास रिकॉर्ड में आबादी में आती है तो रिकॉर्ड में एंट्री नहीं है, आबादी में तो टोटल रकबा रहता है, तो उसका यूज उस कामों के लिए हो सकेगा। वो भी डिफिकल्टी जो है जल्दी दूर होने वाली है। सर कुछ महीने पहले आप डिजिटाइजेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स करते थे जी। अब ये डिजिटाइजेशन शायद अब बंद हो गई है, क्या ये कम्प्लीटली हो गया है पूरा सारा, और इसका फ़ायदा क्या होगा लोगों को? डिजिटाइजेशन का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। डिजिटाइजेशन मतलब जो हमने हैंड रिटन डॉक्यूमेंट से, उसको हैंड कंप्यूटराइज रिटन करना। रजिस्टर से उसको स्कैन करना है और स्कैन करके उस पर जो वाइटल इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटराइज्ड एंट्री करनी है। दो चीज़ें उसमें। तो जहाँ तक श्रीनगर ज़िले की बात है, दोनों चीज़ें मुकम्मल हो गई है। सभी डॉक्यूमेंट्स जो 17-18 टाइप्स के रजिस्टर्स रहते हैं एक गांव के, अलग अलग किस्म के, जमाबंदी है, फिर गिरदावरी है, मिसल हकीयत है, वैसे बहुत सारे रजिस्टर्स रहते हैं, वो सब रजिस्टर्स डिजिटाइज हो गए हैं श्रीनगर ज़िले के। रिमेनिंग 9 ज़िले के जो है उनकी स्कैनिंग मुकम्मल हो गई है। उनका जो मेटा डाटा भरना है या कंप्यूटराइज्ड एंट्री करनी है वो काम चल रहा है। पटवारी लोग ये कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी मार्च के पहले जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, पूरी तरीके से जो है अवेलेबल होगा। लेकिन आम आदमी के लिए जो यूजेबल जो रहता है कि पुराना जो मुआफिस खाने में जाकर के उसको रिकॉर्ड निकालने की जो ज़रूरत लगती थी, वो अब उसको कंप्यूटर पर अवेलेबल है, वो उसके मोबाइल पर अवेलेबल है। जो अपनी भूमि अपनी निगरानी इसके तहत जो जैन के लैंड रिकॉर्ड्स अगर आप गूगल में डाल देंगे तो आपको वो एक वेबसाइट आ जाएगी, उसमें ज़िला, तहसील, रेवेन्यू विलेज का नाम डाल दीजिए, आपका खसरा नंबर डाल दीजिए, पूरा रिकॉर्ड जो है जितने भी म्यूटेशंस उस खसरा नंबर में हुए हैं, सभी एंट्री सारी की सारी आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। हर किसी ने ये देखने की ज़रूरत है। डीडी के द्वारा मैं आम आवाम को ये अपील करना चाहूँगा, बेसिकली आम आवाम की एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट ने डिजिटाइजेशन लाया है, ताकि कहीं पटवारी के दफ्तर में अगर कुछ इरेजन होती है, कुछ मिस इंटरप्रिटेशन होता है, कुछ इंसर्शन होता है, डिलीशन होता है, तो उस चीज़ को बचाया जा सके। अब आपके हाथ में है, आप अपने कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर या मोबाइल पर जाकर के अपने पूरे लैंड रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, सभी म्यूटेशंस डाउनलोड कर सकते हैं, और जब लैंड पासबुक आ रहा है वो भी आप डेफिनेटली पटवारी से, तहसीलदार से मांगे, ताकि आप जो है अश्योर्ड रहे। कहीं भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी मुलाजिम ख़राब है, लेकिन कुछ एक मुलाजिम को चलते जो है जो डिफ़िकल्टीज़ आती है वो डिफ़िकल्टीज़ अब आगे नहीं फेस करनी पड़ेगी। सर पटवारियों को इस सिलसिले में कंप्यूटर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ना, क्योंकि अल्टीमेटली तो लोगों का काम पटवारी से ही पड़ता है, ज़मीन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बिल्कुल। अब वो जब कंप्यूटर सावी नहीं होगा तो कैसे चलेगा ये काम? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। जो है कंप्यूटर यूज़ करने के लिए, आम यूज़ करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट या ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले मान लीजिए कहते थे कि 10 साल पहले जब मोबाइल आ गया तो मोबाइल में कहते थे कि ये नंबर कैसे डायल करेगा, सेव कैसे करेगा, कैसे यूज हो जाएगा। आज आप गांव-गांव में जाइए, एक अनपढ़ आदमी भी मोबाइल अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज कर सकता है। वैसे ही चीज़ है, पटवारी को जो है कोई सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट जो स्कैन डाटा है उसको एंट्रीज करनी है, जो अदरवाइज उसको पढ़ता है, वो खुद का ही रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से उसने उसका एंट्री करनी है। खसरा नंबर कौन सा है, गांव कौन सा है, नाम कौन सा है, तो वो नॉर्मल है, कोई उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं सर है। उनके पास आते हैं ना कि जैसे किसी ने कोई ज़मीन खरीदी, अब जिसने बेची उसके एरिया से तो कट जाएगी ना वो, फिर बिल्कुल जरूर तो कटनी चाहिए। इसलिए तो वो वहाँ उसको थोड़ा सा चाहिए ट्रेनिंग। हाँ, मैं बताता हूँ। उसमें आपका जो कहना है, बेसिकली आपका कहना ये है कि अगर सेल परचेस हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड पर कैसे आएगा जी। वो क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप्स वो है, तीनों जो साइकिल है, 3 मेजर स्टेप्स है। एक फर्स्ट है रिकॉर्ड, दूसरा है रिकॉर्ड के हिसाब से हम फर्द इशू करते हैं,
फर्द जो रजिस्ट्री में जाती है, रजिस्ट्री होती है, और रजिस्ट्री के हिसाब से फिर रिकॉर्ड में चेंज होता है जी। ये जो टोटल साइकिल है, साइकिल का इंटीग्रेशन होने जा रहा है 5-6 मंथ्स के अंदर अंदर टोटल साइकिल इंटीग्रेट हो जाएगा। अभी हमने रिकॉर्ड स्कैन कर दिया, डिजिटाइजेशन हो रहा है। जो फर्द है, फर्द अभी बाय हैंड इशू होती है, वो आगे ऑनलाइन इशू होना शुरू हो जाएगी। जो रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री आजकल वो इसमें होने लगी है, ऑनलाइन तरीके से भी होने लगी है। आप ऑनलाइन डेट बुकिंग करते हैं और उसका जो डाटा है ऑटोमेटिकली अपलोड होता है सर्वर पर। तो आगे क्या है, जस्ट वो जो लिंक है वो रिकॉर्ड से साथ लिंक करनी है। ऑटोमेटिकली रजिस्ट्री हो गई तो पटवारी को कॉपी आ जाएगी, उसको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पटवारी उसकी एंट्री लेगा और जो अटेस्टिंग ऑफिसर है, नायब तहसीलदार या तहसीलदार, उसको अटेस्ट करेगा, ऑटोमेटिक रेवेन्यू रिकॉर्ड करेक्शंस हो जाएगा। ये भी जो है जल्दी आने होने वाला है। सर रिसेंटली ये एक बड़ा डिसीजन हो गया, मुझे लगता है पूरे J&K में ये हो गया, कश्मीर में भी हुआ, कश्मीर डिवीजन में भी, कि जो एग्जाम्स थे जो नवंबर में हुआ करते थे अब वो मार्च अप्रैल के लिए चले गए। व्हाट इज द विजडम बिहाइंड दैट? बेसिकली क्या है, सिर्फ बच्चे जो पढ़ते हैं 12th तक या ग्रेजुएशन तक ही नहीं पढ़ते हैं, आगे भी पढ़ते हैं। और हमारे यहाँ ग्रेजुएशन तक तो का तो एजुकेशन अवेलेबल है, फ्री में भी अवेलेबल है, लेकिन हायर एजुकेशन की, खास करके प्रोफेशनल टेक्निकल एजुकेशन की कमी है। बहुत सारे बच्चे आप भी देखते हैं कि कहीं फॉरेन कंट्री जाते हैं MBBS करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए चंडीगढ़, बेंगलोर वगैरह, पुणे वगैरह जाते हैं, काफ़ी लोग बच्चे जाते हैं। एक हमने सर्वे करवाया था कोविड के दिनों में, क्योंकि बाहर कौन कौन रहते हैं, उससे चलते बाद में पता चला उसके बाद जितनी फ्लाइट्स आ गई जिसमें बच्चे आ गए थे, तकरीबन जो है 25 से 30 हज़ार स्टूडेंट जो है हायर एजुकेशन के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए बाहर पढ़ते हैं। तो पूरे कंट्री में क्या है कि एजुकेशन साइकिल शुरू होता है जून से शुरू होता है, मार्च या अप्रैल में एग्जाम होती है, मई में रिजल्ट लग जाता है, जून में नेक्स्ट इसमें पड़ जाता है। अब उसके साथ अगर इंटीग्रेट नहीं हो जाएंगे तो फिर हमें क्या हो जाता है, पूरा 7-8 महीने फिर बच्चों के बर्बाद हो जाए, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाता है से सपोजली जनवरी फरवरी में, और आगे जो है एग्ज़ाम उसको इंटर करना है जून या जुलाई में, तो उसके उतने दिनों तक उसको वेट करना पड़ता है। अभी ये इंटीग्रेशन साइकिल जो है टोटल इंटीग्रेट हो गई, तो बच्चों को जो बाहर जो बच्चे जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, उनको जो वेस्टफुल मंथ्स जाते थे वो कम हो जाएंगे उससे। दूसरा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है जिसको हमने अडॉप्ट किया है, उसमें भी यही था कि एक हार्मोनियस कंटिन्यूस प्रोसेस बने, कोई भी बच्चा जो है जल्दी पास होने के बाद क्विकली जो है नेक्स्ट सेशन में बैठ सके, वैसा हमने मैकेनिज्म पुट इन प्लेस किया। मुझे लगता है कारण जो है उसका वही है, मतलब जो नेशनल जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसके साथ बिल्कुल सिनर्जाइज किया। सर ये जो कन्वर्शन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पजेज हो रहा है, कई सालों से हो रहा है ये, तो आप देखेंगे मल्टी शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बने हैं और काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो उससे मुझे लगता है आगे बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। इसको रोकने के लिए बहुत कुछ काम नहीं हो रहा है। मैं इस पे डिस्पैशनेट होकर के रिप्लाई दे दूंगा। मैं हूँ महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर खेती है, लेकिन वहाँ भी जो है आबादी बढ़ गई कि रहने की ज़रूरतें बढ़ गई। पहले मान लीजिए एक घर में चलता था, 2 लड़के हो गए, दोनों ने शादी कर दिया, 2 घर की ज़रूरत पड़ गई। कोई लड़का अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है, उसको शॉप की ज़रूरत पड़ गई। कोई मान लीजिए छोटा बड़ा फैक्ट्री लगाना चाहता है, चाहे कोई मिल लगाना चाहता है, दाल मिल लगाना चाहते हैं, राइस मिल लगाना चाहता है, उसको नहीं तो भी आधा एकड़ के करीब जो है वो उसके लिए लग जाती है। तो इन चीज़ों के चलते जो है ज़रूरतें डेफिनेटली बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, हमारी ज़रूरतें बढ़ रही है। उसी के हिसाब से जो है एग्रीकल्चर का नॉन एग्रीकल्चर होना ये कोई यहाँ की बात नहीं, ये आम तौर पर जो है आप बाहर भी देखते हैं। खास करके 90s के डेकेड में बाहर जो है अर्बनाइजेशन बड़े पैमाने पर बढ़ गई, क्योंकि सिटी में जो है एजुकेशन की फैसिलिटी है, हेल्थ की फैसिलिटी है, बाकी एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटीज़ है, उससे चलते लोग देहातों से सिटी की तरफ माइग्रेशन होता था। हाँ, छोटे सिटी से बड़े सिटी की तरफ रूरल माइग्रेशन होती थी, ये नेचुरल है। और उसी के चलते आपकी हाउसिंग रिक्वायरमेंट, आपकी इंडस्ट्रियल लैंड की रिक्वायरमेंट ये बढ़ जाती है। हमारे यहाँ भी जो है वैसा ही हुआ है। 90 के डेकेड में बहुत सारे लोग जो है सिटीज़ में आ गए, इवन उसमें सिक्योरिटी कंसर्न भी था, देहातों के चलते सिटीज़ में आ गए,
और बाकी भी जो कारण जो आमतौर पर बाहर भी है वो भी यहाँ है। अब उससे चलते हाउसिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, आपकी इंडस्ट्रियल इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, तो आपको उसको फॉर्मल तरीके से अगर नहीं करने देंगे, एग्रीकल्चर को नॉन एग्रीकल्चर हाउसिंग में कहा गया था ना वर्टिकल चाहिए आप। हाँ नहीं, यहाँ एक डिफ़िकल्टी ये है कि एक तो टेक्निकल डिफ़िकल्टी है कि 8 मंजिले से ज़्यादा जाना हमारे जोन में फिजिबल नहीं रहेगा, क्योंकि हम हाईएस्ट सेंसिटिव जोन में आते हैं। लेकिन 8 मंजिले तक भी जा सकते हैं, लेकिन लोग ज़्यादातर प्रेफर नहीं करते। मेरे ख्याल से यहाँ की जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है जी 2-3 से ज़्यादा नहीं जाते। हाँ नहीं, यहाँ कल्चरल प्रैक्टिस ये है कि लोग जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा बड़ा मकान बनाते हैं। मतलब लोग घर में जो है 5 या 7 आदमी रहेंगे, कमरे रहते 10 या 10 से ज़्यादा, ठीक है। दूसरी रहती है कि यहाँ जितने भी फंक्शंस होते हैं, फैमिली फंक्शन, चाहे शादी ब्याह की या दूसरे हैं, वो सब नॉर्मली घरों में ही करते हैं। तो घर में फिर बड़े हॉल की आपको रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो मैरिज हॉल्स जैसे बाहर जो है लोग मैक्सिमम मैरिज हॉल्स में करते हैं, यहाँ अभी रिवायत बढ़ रही है, लेकिन क्योंकि जो जिसको फिजिबल हो सकता है वो देखता है कि मैंने एक कनाल पर लैंड ले लूँ, बड़ा सा मकान बनाऊँ, 10-12 कमरे बनाऊँ, उसमें जरूरत भले ही 5 की हो, बड़ा हॉल बनाऊँ। तो इससे जो है थोड़ा सा हमने बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि लैंड की डेफिनेटली किल्लत है, लैंड की कमी है। हमने अगर वर्टिकल गए, जितनी ज़रूरत है उतना ही बनाए, और जो हम फंक्शंस के लिए ज़रूरतें रहती है वो मैरिज हॉल पर डिपेंड करे। मैरिज हॉल गवर्नमेंट बना रही है, एसएमसीएम ने इसी साल जो है 4-5 मैरिज हॉल का काम लगाया हुआ है, प्रयास करेंगे इवन प्राइवेट में भी मैरिज हॉल आ जाएंगे, बनने लगे हैं जी। हाँ, तो डेफिनेटली जो है लैंड की रिक्वायरमेंट हमारी धीरे धीरे कम हो जाएगी। जो एग्रीकल्चर लैंड है, काफ़ी फर्टाइल लैंड है, हमने प्रयास करना चाहिए कि उसको बहुत ही कम से लैंड को मुझे लगता है बचाना पड़ेगा बहुत, क्योंकि अब देखिए जो आजकल यूक्रेन और रशिया क्लैश चल रहा है, और यूक्रेन वाज द बाउल फॉर सो मेनी कंट्री जहाँ से वीट जाता था। अब उन लोगों को परेशानी हो गई है, फ्रांस है, बाकी है, इटली है, वो लोग कह रहे हैं कि साहब हमारे लिए ये कहाँ से आएगा। तो वो सारी, तो जब लैंड नहीं रहेगी तो फिर तो और भी मसले पैदा होंगे। सर हर जम्मू डिवीज़न हो या कश्मीर डिवीज़न हो, एम्प्लॉयज़ के लिए डिजिटल अटेंडेंस का सिलसिला शुरू कर दिया आपने। एक तो सारे अब तो चल रहा है सब जगह पे। इज देयर एनी क्लास ऑफ ऑफिसर्स जो इससे एग्जेम्प्ट है या सबको करना है? बायोमेट्रिक अटेंडेंस मेरे ख्याल से जी बायोमेट्रिक अटेंडेंस, बायोमेट्रिक अटेंडेंस हमने ऑलमोस्ट सभी ऑफिसेस में लगाई है, लेकिन कुछ एक छोटे छोटे ऑफिसेस रहते हैं, जैसे प्राइमरी स्कूल है, 2 ही टीचर रहते हैं, और उनके पास जो गैजेट्स लगाने के लिए जो फंड्स लगते हैं, नहीं तो भी 15 से 25 हज़ार तक कुल मिला करके उसमें खर्चा आ जाता है। आप कौन से कंपनी का ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो अभी हमने ये किया है कि ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जहाँ है और जो आपका ऑफिस एक्सपेंसेस जहाँ अफोर्ड करता है जी, उन ऑफिसेस में हम पहले लगाए, जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल्स है, हाई स्कूल्स है, कॉलेजेस है, जहाँ स्टाफ ज़्यादा रहता है, उनके पास फंड्स भी अवेलेबल रहते हैं, उनमें हमने लगाए हैं। तहसील लेवल के अफसरान से उनमें हमने लगाए हैं। लेकिन जो विलेज लेवल का ऑफिस है, मान लीजिए जैसे हल्का पंचायत का ऑफिस है, उसमें एक ही VLW रहता है, तो वहाँ उसकी ज़रूरत है। हाँ नहीं, उसको आगे के स्टेज में जाएंगे, लेकिन अभी जो है हम प्रायोरिटीज़ किए हैं कि ऑफिस एक्सपेंसेस भी आपके पास उतने हों जितने के में वो डिवाइस आप लगा सके, और थोड़े ज़्यादा नंबर्स पर एम्प्लॉयज़ हो, उसका रोज़ा नहीं, जहाँ जहाँ लगा है अभी वहाँ क्या कुछ क्लास ऑफ कोई खास कैटेगरी है जो एग्जेम्प्टेड है? जैसे मान लीजिए गेस्ट ऑफिसर है कोई, वो कहता है साहब मुझे मेरे लिए नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो भी चेक कर लूँगा कि रूल पोजीशन क्या कहती है। मुझे लगता है एम्प्लॉय तो भी मैं चेक करता हूँ। सर इलीगल माइनिंग हो रही है कुछ रूरल एरियाज़ में, जो आगे चलते जब पानी बहुत ज़्यादा आता है तो उस वहाँ फिर फ्लड लेवल की सिचुएशन होती है। बेसिकली कंस्ट्रक्शन मटेरियल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ रही है। जितनी आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ेगी उतनी मटेरियल की ज़्यादा बढ़ जाएगी रिक्वायरमेंट। गवर्नमेंट ने प्रयास किया है कि चाहे सैंड है, सॉइल है, स्टोन है, इसको जो ऑक्शन के तौर पर जो भी प्रोसेस है उसको अपनाते हुए अवेलेबल करवाए। जो पूरी झेलम है, पूरी झेलम में पहले ट्रेडिशनल तरीके से लाइवलीहुड बहुत सारे लोगों का डिपेंड था, वो हमने रिस्टोर कर दिया है। जो लोग पहले से मिट्टी निकालते थे
अपना सैंड निकालते थे, वो आज जो है फिर से हमने रिस्टोर कर दिया, ताकि वो अपना रोजी रोटी उस पर डिपेंड थी, उसको रखा है। जो आपने इलीगल माइनिंग की बात की है, डेफिनेटली कुछ एक एरियाज़ में खास करके स्टोन क्वेरीज की जो है तकरारें जो है सामने आई है, इवन कहीं मिट्टी की भी बात आई है, एक्शंस ले रहे हैं। आप अगर मैं स्टैटिक्स की बात करूँ तो पिछले साल तकरीबन 2 करोड़ के करीब हमने अलग अलग ऐसे जो वायलेटर्स है उन पर फाइन लगाई है, FIR भी दायर करते हैं, व्हीकल्स भी सीज करते हैं। पिछले हफ्ते ईदगाह तहसील में हमने 4-5 व्हीकल सीज किए हैं। कल ही जो है सुंबल में हमने 2-4 व्हीकल सीज किए हैं, FIR भी दायर किए हैं। सर हमारे पास टाइम की कमी है, और नहीं तो और भी बातें करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए और हमारे कुछ खदशात दूर कर दिए, कुछ एक्सप्लेनेशंस हुई। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शुक्रिया, थैंक यू। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।